तो हेलो बच्चे, सब कैसे हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो जेईई मेन का 20 जुलाई जो शिफ्ट 1 हुआ है उसका कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं क्या किया हूँ ना, जितना क्वेश्चंस आया है तो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस आया है। तो 30 क्वेश्चंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हूँ। एक पार्ट में मैं रखूंगा क्लास 11 का जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आया है, मतलब 11 का बुक में जो जो टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आया है उसको मैं एक मतलब लेक्चर में दिखाऊंगा, ये वाला वीडियो में। एंड अगला वीडियो में हम लोग दिखाएंगे क्लास 12 का पोर्शन से कि क्या क्या क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड था कल का, जो मैं शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों का अगर बात करोगे तो पहले मैं शिफ्ट 1 के बारे में टोटली डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था शिफ्ट 1 में, मैथ्स का क्वेश्चन लिटिल बिट हार्ड हम लोग नहीं बोल सकते, हाँ ये बोल सकते कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी था। ठीक है, अभी जो जो स्टूडेंट वो लेंदी वाला क्वेश्चन को पहले ही अटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट कर लिया है तो उसके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले जब भी कोई भी शिफ्ट आएगा उसमें हम लोग अच्छे से आगे लेके जाएंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, इसके फोर्थ अटेम्प्ट भी अच्छे से देंगे। लेकिन अभी क्या है ना, तो इससे हम लोग को एक सीख मिला है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर देख के लग रहा है, मैं अगर 100% कॉन्फर्म नहीं हूँ कि एक क्वेश्चन देख के मेरे को लग रहा है मैं इजी वे में सॉल्व कर दूंगा, तभी उसको अटेम्प्ट करो, नहीं तो उसको बात के लिए थोड़ा छोड़ दो। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक दो नहीं 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो लिटिल बिट हार्ड था, मतलब आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है 4-5 क्वेश्चन। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन क्या था, थोड़ा बहुत लेंदी था। ठीक है, लेकिन 14 to 15 क्वेश्चन बहुत ही आसान टाइप का था। ठीक है, 14 to 15 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए सब स्टूडेंट से। ठीक है, एवरेज टाइप का क्वेश्चन दिया है 14 to 15। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कैसा टाइप का क्वेश्चन आया था। जैसे तुम लोग एक देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन आया है 4 to the power 1/4 plus 5 to the power 1/6 whole to the power 120 total number of integral term is। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में बहुत बार सॉल्व किए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो, बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर 11 आया है, बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर 11 आया है। ठीक है, लेकिन 11 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 21 होगा। अभी देखो 11 क्यों आया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन में एक ट्रिक है, 4 to the power 1/4 एंड 5 to the power 1/6 whole to the power 120, ये था तुम्हारा मेन क्वेश्चन। अभी देखो जो 4 to the power 1/4 एंड 5 to the power 1/6 4 से जो स्टार्ट किया है उसका आंसर 11 आ गया है, तो ए गलत आया है उसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है हमेशा याद रखना चाहिए, ए वाला पोर्शन एंड ए वाला पोर्शन में प्राइम नंबर होना चाहिए, ये दोनों प्राइम होना चाहिए। तो 4 तो तुम्हारा प्राइम है नहीं, 5 प्राइम है लेकिन 4 तो प्राइम नहीं है, तो 4 को पहले प्राइम में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 1/4 तो ये हो जाएगा 2 to the power 1/2 प्लस 5 to the power 1/6 होल टू द पावर 120, ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो इजी पता है तुमको, इसमें टोटल इंटीग्रल टर्म सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 120 सी आर इंटू 2 to the power 120 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 to the power r डिवाइडेड बाई 6। ये प्रोसेस सबको पता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को देखना पड़ेगा ए वाला पोर्शन पूरा इंटीग्रल टर्म होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ए वाला पोर्शन में इंटीजर होना चाहिए एंड ए वाला पोर्शन में इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ए तो खुद इंटीजर है ही, 120 सीआर इसका वैल्यू तो ऑलवेज इंटीजर होता है, तो ए भी इंटीजर होना चाहिए, ए भी इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है 120 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ए वाला पोर्शन 2 से डिविजिबल होना चाहिए एंड ए वाला पोर्शन 6 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में नहीं आया तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 120 सीआर 2 to the power 60 माइनस r by 2 इंटू 5 to the power r by 6। इसका मतलब क्या है, r 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड r 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं r मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 6, r 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो इस दोनों का एलसीएम ले लो, तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हो गया, r मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो दोनों का एलसीएम से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 2 एंड 6 का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। अभी r 6 से डिविजिबल होगा
ऐसे क्या क्या टर्म हो सकता है जो डिविजिबल होगा 6 से, तो इसका मतलब क्या क्या हो गया, देखो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर का वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, ऐसे करके कितना तक जाएंगे हम लोग, 120 तक, लास्टली 120 तक ही जाएंगे ना, 120 से ज्यादा आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हाईएस्ट हम लोग 120 तक ही जाएंगे, तो ऐसे करके 120 तक। तो कुल मिला के काउंट करके देखो कितना नंबर हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करके देखो, कुल मिला के देख लो 21 नंबर हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 21। क्लियर। लेकिन कोई अगर 4 से स्टार्ट कर रहे हो, उसका प्रोसेस गलत है, तो उसका आंसर 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 ही होगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन दिया था, जो तुम लोग बहुत बार सॉल्व किए हो, जो बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पीएनसी से जो सवाल पूछा गया है, फॉर्म अ टीम ऑफ 15 प्लेयर्स, तो 15 प्लेयर्स का एक मतलब एक प्लेयर गया है, 15 प्लेयर्स का एक टीम है, तो उससे तुमको एक 11 प्लेयर्स का टीम बनाना है, ठीक है। तो देखना कोई भी जगह में जब मैच होता है तो 15 प्लेयर्स पहले जाके उधर पहुंचता है, उनमें से टॉप 11 मतलब प्लेइंग 11 चूज होता है 15 प्लेयर्स में से। तो 15 जो प्लेयर्स गया है उनमें से 6 बॉलर्स है, 7 बैट्समैन है एंड 2 विकेट कीपर्स है। Then find the number of ways to form a team of 11 players having at least 4 bowlers, 5 batsmen and 1 wicket keeper. तो जो मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास किए हो, तो उसको पूरा अच्छे से पता है सर ये वाला क्वेश्चन से एकदम कॉपी पेस्ट किया है, मतलब ये सेम क्वेश्चन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास में तुम लोगों को कराया था, ये सेम क्वेश्चन शिफ्ट 1 में कॉपी पेस्ट आया है, ठीक है। हो सकता है इधर थोड़ा बहुत नंबर चेंज करके दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन से एकदम सेम टू सेम है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे देख लो, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, ठीक है। तुमको क्या बोला है, 15 प्लेयर्स है, 15 प्लेयर्स में से पहले देख लो बॉलर्स कितना है, बॉलर्स कितना है, बॉलर्स है 6, अच्छा बैट्समैन कितना है, बैट्समैन है 7 एंड विकेट कीपर कितना है, विकेट कीपर है 2। ए ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, ए गिवन दिया हुआ है। अभी तुमको 11 प्लेयर्स का टीम बनाना है, ठीक है, मतलब प्लेइंग 11 तुमको इधर से बनाना है। प्लेइंग 11 में क्या होना चाहिए, तुमको बोला है एटलीस्ट 4 बॉलर्स, 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, मतलब एटलीस्ट बोला है। क्लियर। तो एटलीस्ट 4 बॉलर्स, 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं प्लेइंग 11 बनाने का कोशिश कर रहा हूं, देखो बॉलर, बैट्समैन एंड विकेट कीपर, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, मान के चलो 4 बॉलर है, 5 बैट्समैन है एंड विकेट कीपर, तुमको कितना लेना पड़ेगा, 4 बॉलर 5 बैट्समैन कितना हो गया 9, चाहिए क्या प्लेइंग 11, तो 2 विकेट कीपर को ही खिला लो। क्लियर। मतलब ईशान किसान, ऋषभ पंत दोनों को एक ही टीम में ले लो, 2 विकेट कीपर है, प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट पॉसिबल केसेस है। 2 नंबर केसेस हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, मान के चलो 4 बॉलर है, 6 बैट्समैन है एंड 1 विकेट कीपर है, ये भी पॉसिबल है, एंड ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। और एक केस ऐसे देख सकते हैं हम लोग, 5 बॉलर, 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, ये भी पॉसिबल केसेस है। क्लियर। तो कुल मिला के ये तीनों ही तुम्हारा पॉसिबल केसेस होगा, उससे ज्यादा हो सकता है क्या, सोच के देखो उससे ज्यादा हो सकता है क्या। हाँ, और एक केस हो सकता है, अगर तुमको लगेगा सर मैं तो ऐसा कर सकता हूँ 5 बॉलर, 4 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 4 बैट्समैन तुमको बोला है, मिनिमम 5 बैट्समैन तो लेना चाहिए एंड मिनिमम 4 बॉलर तो लेना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 4 बॉलर्स, 4 बॉलर्स को कहां से लोगे बताओ, इसका सॉल्यूशन देखो, 4 बॉलर्स को कहां से लोगे, ये तीनों अलग अलग केसेस है। 4 बॉलर्स को कहां से लोगे, ये 6 बॉलर्स में से लोगे, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 64 इंटू 5 बैट्समैन को कहां से लोगे 75 से, इंटू 2 विकेट कीपर को कहां से लोगे 2 से लोगे, तो 2C2, इसका कुछ एक आंसर आएगा। सिमिलरली इधर भी 64, 6 बैट्समैन है उसको 7 बैट्समैन से लोगे, इधर 2C1, इधर क्या आएगा 65 इंटू 75 इंटू 2C1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो जल्दी, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वही तुम्हारा क्या आएगा, आंसर होगा। तो इसका कितना कितना आ रहा है 315 आ रहा है, इसका इसका आ रहा है 210
एंड इसका आ रहा है 252। ठीक है, तो ऐड कर लो सबको, कितना आएगा 7 7 7। तो आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आएगा 777। ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो देख रहे हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे एकदम आसान सा जो मैं कराया हुआ सवाल ही पूछ दिया है, जो क्वेश्चन में कराया था ऐसे कराया हुआ सवाल ही तुमको पूछ दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आसान आसान सवाल ही पूछा है इस बार। ठीक है, ये देखो ये जो क्वेश्चन था एकदम लड्डू जैसा क्वेश्चन नहीं था, पूरा रसगुल्ला टाइप का था। ठीक है, एकदम बना के दिया है, तुमको सिर्फ खाना है। क्लियर, तो एक क्वेश्चन जो जिसका 777 आया है, ठीक है, तो मजा करो, जिसका नहीं आया है प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद वाला जब फोर्थ अटेम्प्ट में सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या है क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं, y इक्वल टू mx प्लस सी बोला है, फोकल कोड होगा किसका, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -64x। तो एक पैराबोला तुम ड्रॉ कर लो, पैराबोला दिखने में कैसा टाइप का होगा, ऐसा टाइप का कुछ एक पैराबोला होगा। ठीक है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू -64x है, तो इधर सपोज है उसका फोकस, फोकल कोड मतलब क्या है, जो फोकस से जाता है। तो इसका फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा देखो, तो 4a इक्वल टू कितना आ रहा है 64 आ रहा है, तो a इक्वल टू कितना हो गया 16। तो फोकस कितना हो जाएगा -16,0, -16,0 क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। फोकल कोड मतलब क्या है, ए फोकस से पास कर रहा है। क्लियर, तो फोकल कोड क्या बोला है, फोकल कोड है तुम्हारा y इक्वल टू mx प्लस सी, है तुम्हारा फोकल कोड। तो ये कहां से पास करेगा, -16,0 से पास कर रहा है। तो इसमें पुट करके देखो, -16,0 पुट करके देखो, 0 -16m प्लस सी, तो सी का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया 16m, ये आ गया। सी का वैल्यू क्या आ गया 16 इंटू एम, ये आ गया। ठीक है ना, तो अभी तुमको क्या पूछा गया है, बोला है ये जो फोकल कॉर्ड होगा मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी, ये तुम्हारा क्या होगा फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड का इक्वेशन अभी क्या बन गया, y इक्वल टू mx प्लस सी का वैल्यू कितना है 16m, ये तुम्हारा बन गया अभी फोकल कॉर्ड, क्योंकि सी का वैल्यू मैं इधर पुट कर दिया। क्लियर, ये फोकल कॉर्ड क्या बोला है, टेंजेंट टू दिस वन। इसका ये मतलब क्या है, x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक सर्कल का इक्वेशन है, एक किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है इस सर्कल का, सेंटर क्या है तुम्हारा बताओ, सेंटर है -10,0 सेंटर है, रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस है तुम्हारा 2। तो अभी तुमको क्या बोला है, ये जो लाइन है, ये जो कॉर्ड है मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका टेंजेंट है, सर्कल का क्या है टेंजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगा वो रेडियस के साथ इक्वल होगा। अरे टेंजेंट का मतलब क्या है, सर्कल का टेंजेंट का मतलब क्या है, सेंटर से उस टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से टेंजेंट तक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो किसके साथ सेम होता है, रेडियस के साथ सेम होता है। तो इसके साथ इसका क्या करना है तुमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम -10,0 टू, इसको एक नंबर दे दो, 2 1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा देखो, ये किसके साथ सेम होता है, ये रेडियस के साथ सेम होता है, ये किसके साथ सेम होता है, रेडियस के साथ सेम होगा। तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा क्या आएगा देखो 0 10, तो 0 प्लस 10m माइनस 16m डिवाइडेड बाई √1 प्लस m स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा देखो 36m स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर, तो 4 है इधर, तो कितना आ जाएगा 8m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा पॉजिटिव होगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो इधर गिवन दिया हुआ है, तो m का वैल्यू आ जाएगा 1/2√2। ये समझ में आ गया, m का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2√2। क्लियर, m का वैल्यू आ गया 1/2√2। अभी c इक्वल टू क्या है 16 इंटू एम, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू एम, एम मतलब 1/2√2, तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 8/√2। सी की जगह में क्या हो जाएगा 16 इंटू एम है, एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2√2, तो 1/2√2 हो जाएगा तो 8/√2 ये आ जाएगा। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/√2, इसको भी सॉल्व करोगे तो ऊपर √2 ले लो, नीचे भी √2 ले लो। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करने से आ जा रहा है, ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं सॉल्व करने से भी चलेगा, इसको नहीं सॉल्व करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, इसको ऐसे रहने दो। तो 16/2√2 है,
तो कैंसिल करने से कितना आ जाएगा, 8/√2 आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा सी का वैल्यू। क्लियर। अभी क्वेश्चंस में तुमको क्या बोला है, फाइंड क्या करना है, 4√2 इंटू m प्लस c। तो इसका वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो क्या दिया हुआ है, 4√2 m प्लस c, मतलब क्या हो गया, 4√2 हो गया, m का वैल्यू क्या है 1/2√2 प्लस इसका वैल्यू क्या है 8/√2। ऐसा है, तो इधर से √2 को कॉमन ले लो, √2 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। √2 को अगर कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर 4 रहेगा, अंदर क्या रहेगा 1/2 प्लस 8। क्लियर। तो कितना आ रहा है 4 इंटू 17/2, कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 34। 34 तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 34। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान टाइप का था, टाइम भी नहीं लग रहा है सॉल्व करने के लिए। तो देखना कुछ कुछ क्वेश्चन क्या दिया था, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था। क्लियर। अभी तक क्लास 11 रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुका है। इसमें देखो तीनों का तीनों ही सॉल्व हो जाना चाहिए कोई भी एक स्टूडेंट से जो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया है। इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये जो क्वेश्चन दिया है देखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन टू y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसका पहले देख लो, एट a 2,2, तो एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक पैराबोला है। इस पैराबोला के ऊपर a पॉइंट पे तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। पैराबोला के ऊपर a पॉइंट में तुमको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पैराबोला के ऊपर a पॉइंट में। अभी देखो टेंजेंट जो दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हारा क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये तुमको पता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy dx। क्लियर। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसका अगर dy dx फाइंड आउट करोगे तो देखो dy dx क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसका अगर dy dx फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y dy dx इक्वल टू 2x, देन 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 हो जाएगा, dy dx इक्वल 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो dy dx इक्वल टू कितना हो गया 1/y, 1/y। तो कौन सा पॉइंट में देखो a 2,2 बोल दिया है, 2,2 पॉइंट, तो dy dx एट 2,2 कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया 1/2। क्लियर। अभी नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है टेंजेंट का स्लोप एंड नॉर्मल का स्लोप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है -1 होता है। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया 1/2 आ गया, देन नॉर्मल का स्लोप भी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इतना तक समझ में आ गया सबको, इतना तक सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी देखो क्या बोला है, जो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, मतलब जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को टी पॉइंट में कट करेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, अच्छे से देखो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा तुम्हारा y माइनस y1, मतलब क्या है 2 है, 2,2 है, x1, y1 है, y माइनस y1 इक्वल टू dy dx, एम dy dx मतलब क्या है, जो स्लोप है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे ना, मतलब स्लोप, एम इंटू एक्स माइनस x1, तो एम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस x1। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 2y माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखोगे x माइनस 2 प्लस y/1 इक्वल टू 1, तो क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है टेंजेंट के इक्वेशन, एक्स एक्सिस को टी पॉइंट में कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को टी पॉइंट में कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टी पॉइंट में कट करेगा तब इसका टी का पॉइंट क्या हो जाएगा, टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, टी पॉइंट में कट कर रहा है तो -2,0, टी आ जाएगा तुम्हारा -2,0। समझ में आ गया, टी का पॉइंट क्या आ गया -2,0, टी का कोऑर्डिनेट। अभी क्या चाहिए, अभी तुमको क्या बोला है, अभी बोला है इक्वेशन ऑफ, एंड जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या कर रहा है, पैराबोला को कट करेगा पी पॉइंट में। नॉर्मल क्या कर रहा है, पैराबोला को पी पॉइंट में कट कर रहा है।
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो क्या होगा, सेम y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू नॉर्मल के लिए स्लोप क्या है -2 है, तो -2 इंटू x माइनस x1। तो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, y प्लस 2x इक्वल टू 6। ये आ जाएगा तुम्हारा नॉर्मल का इक्वेशन। अभी नॉर्मल का इक्वेशन इसको 1 नंबर दे दो, बोला है क्या, ये पैराबोला को कट कर रहा है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x। क्लियर, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो क्या बोल रहा है, कट कर रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व करो। क्लियर, सॉल्व करो, सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू कुछ ना कुछ एक आएगा। इसको सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा, एक में आएगा तुम्हारा 9/2 एंड y आएगा तुम्हारा -3। सॉल्व करके देखना, इन दोनों 1 एंड 2 को सॉल्व करके x का वैल्यू आएगा 9/2 एंड y का वैल्यू आएगा -3। तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, p पॉइंट हो जाएगा। p पॉइंट क्या है, 9/2 -3 एंड a पॉइंट क्या है, ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। देखो a पॉइंट ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है 2,2। क्लियर, ऑलरेडी गिवन है। अभी तुमको क्या बोला है, अभी पूछा है एटीपी जो तुम्हारा निकला है, एटीपी, इसका एरिया तुमको फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करना है, एटीपी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। इसको सॉल्व करना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 देकर सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के बाद अभी तुम लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, 2 to 1 हम लोग डिटरमिनेंट प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अगर डिटरमिनेंट किसी को नहीं पता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम लोग 12 में सीखोगे, ठीक है ना। तो इसमें उतना इश्यूज नहीं है। नहीं पता है, तुम लोग को पता है फॉर्मूला, वो दूसरा प्रोसेस फॉर्मूला भी पता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो, इस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके देखना, आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। चलो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी ये जो क्वेश्चन दिया है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 256 इन, ये वाला एक एक्सप्रेशन देके रखा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, एक क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, थोड़ा सा अगर दिमाग का यूज करोगे तो क्वेश्चन की तरफ अच्छे से देखना है। क्लियर, बहुत सारे इसको देख के स्केयर्ड हो चुके हो, ठीक है, कि सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया है, इसको देख के तुम लोग छोड़ दिए हो, ठीक है ना। ठीक है, अगर छोड़ देने से अगर दूसरा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तब अच्छा बात है, लेकिन एक क्वेश्चन उतना टफ नहीं था। क्लियर, एंड उतना भी टाइम टेकिंग नहीं था। बाइनोमियल में कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें एक ही ट्रिक तुमको अप्लाई करना है। वो अप्लाई करने के बाद एक क्वेश्चन बहुत मतलब चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ट्रिक देख लो क्या है, अच्छे समझ लो क्वेश्चन को, पहले अच्छे से देखो। 1 माइनस मतलब इतना बड़ा कुछ एक कैलकुलेशन दिया है, इसके मतलब है तुम्हारे पास क्या है, इसके मतलब है इसमें कुछ ना कुछ एक ट्रिक का अप्लाई करना है। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स ए दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व अच्छे से दे लिखो। 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 100 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 100। लेकिन क्या था, 101 था, तो इसमें क्या करना है, और 1 माइनस एक्स और एक इंटू करना है। हो गया, समझ में आ गया। अब इसको देखो अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 100 इंटू 1 माइनस एक्स। अभी इसके तरफ अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो, ऐसा टाइप का फॉर्मूला हो रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लो, ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है एक्स, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो इधर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 100 इंटू 1 माइनस एक्स। ये आ जाएगा तुम्हारा, समझ में आया, नहीं आया, क्लियर। अभी देख लो सॉल्व कैसे करोगे। अभी इसको अभी ऐसे लिखो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 100 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 100। तुमको क्या सवाल क्या पूछा है, 256 का कोएफिशिएंट चाहिए, एक्स टू द पावर 256। तो इधर से तुमको किसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, इधर से फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 256।
एंड इधर से तुमको क्या फाइंड आउट करना है, इधर से तुमको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 255। क्यों 255? क्योंकि इधर से 255 फाइंड आउट करोगे तभी ए वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 256 हो जाए। क्लियर? तो 256 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो एंड इधर से 255 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, दोनों को माइनस कर दो, काम तुम्हारा खत्म हो जाए। क्लियर? तो अभी मेन प्रॉब्लम देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 100, इसका मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 100। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इधर पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 100 भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे एक बार एक्स टू द पावर 256 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करूंगा और एक बार एक्स टू द पावर 255 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करूंगा। क्लियर? फाइंड आउट कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट होता है, वो फॉर्मूला से होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, एनसीआर। एनसीआर मतलब 100 CR इंटू एक्स टू द पावर आर इंटू माइनस 1 टू द पावर एनसीआर टू ए टू द पावर एक्स टू द पावर आर इंटू एन माइनस आर, ये आ जाएगा। क्लियर? तो अभी सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तुमको फाइंड आउट क्या करना है, कोएफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना है, 256 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो इधर से कितना आ जाएगा, 100 CR माइनस 1 टू द पावर 100 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर 3R। क्लियर? तो 256 मतलब ए वाला पोर्शन एक बार 256 होना चाहिए और एक बार 255 होना चाहिए। तो देखो 3R इक्वल टू में 256 पकड़ लिया, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू कभी देखो इंटीजर में आ ही नहीं सकता, आर का वैल्यू इंटीजर में आ ही नहीं सकता, मतलब इधर से एक्स टू द पावर 256 तुमको मिलेगा ही नहीं। ये समझ में आया नहीं आया? इधर से x टू द पावर 256 तुमको पावर कभी 256 हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो अभी 255 के बारे में सोचो, 3R इक्वल टू 255, तो r का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 85। तो इंटीजर आ रहा है तो r का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85। तभी इसको अच्छे से देखो, ये वाला पोर्शन को अच्छे से देखो, ये वाला पोर्शन को भी अच्छे से देखो। क्लियर? आर का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, 85 आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 C85 माइनस 1 टू द पावर 100 माइनस 85 मतलब कितना हो गया, 15, एंड इधर हो जाएगा x टू द पावर 255। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 55 मतलब माइनस 100 C85। अभी ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ये आ गया किसका इक्वेशन, सॉरी ये किसका कोएफिशिएंट आ गया, x टू द पावर 255 का, लेकिन तुमको चाहिए क्या, x टू द पावर 256 का, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस 100 C85। लेकिन इसका बाहर में और एक माइनस था ना, ये वाला माइनस, ये कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, प्लस 100 C85। और इधर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 256 से कितना हो जाएगा, निकाल ही नहीं सकता, मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, 100 C85। अभी ऑप्शन की तरफ अच्छे से देखो, तुम बोलोगे सर ऑप्शन तो है ही नहीं, 100 से 85 ढूंढ नहीं पा रहा हूं, लेकिन हम लोग को क्या पता है, NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस आर। तो मतलब क्या है, जो 100 से 85 है वही होता है 100 से 15। तो 100 से 15 की तरफ अच्छे से देखो, कहां पर है, अच्छे से अगर सॉल्व नहीं करोगे तब किसी किसी का माइनस भी आ जाएगा, इधर माइनस को अच्छे से देखना है, ये देखकर ही आंसर नहीं दे देना है, क्योंकि जो तुम्हारा गलतियां होगा, गलतियां क्या होता है, थोड़ा सिली मिस्टेक का ऑप्शन भी एग्जाम मतलब ये में रहता है, क्वेश्चन में रहता है वो वाला ऑप्शन भी, क्योंकि तुम लोग जानबूझ के गलतियां करके आओ, ऐसा ऑप्शन भी दिया रहता है। क्लियर? तो समझ में आ गया, थोड़ा अगर कैलकुलेशन के तरफ ध्यान दोगे तब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत क्या था, आसान था। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाइनोमियल का जो 2 क्वेश्चन दिया है, ये 2 क्वेश्चन ही तुम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हो, बहुत बार प्रैक्टिस किए हो। बाइनोमियल जो जो पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी करके जाते हो। बाइनोमियल में लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो इंटीग्रल टर्म्स पूछता है, नहीं तो ये तुम्हारा फाइंड द कोएफिशिएंट ये सब पूछता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी उतना टफ तुम्हारे लिए नहीं था। क्लियर? ओके, ये जो क्वेश्चन दिया है देखो, ये बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन दिया है, क्यों दिया है मेरे को समझ में नहीं आया। छिप इसमें क्या किया है, इसमें तुमको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसके लिए ये जो ये 6.5 दे दिया है, 10.25 दे दिया है, इसको सॉल्व करने में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कैलकुलेशन है इधर, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। द मीन फाइंड बोल दिया है, 6 नंबर का मीन क्या है, 6.5, उनमें से 4 नंबर ऑलरेडी गिवन है। तो मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, मान के चलो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है a, b, 2 नंबर को पकड़ लो a, b,
तो मीन क्या दिया हुआ है 2 + 4 + 5 + 7 + a + b डिवाइडेड बाई 6। एक क्या दिया हुआ है 6.5 दिया हुआ है, इसको एक नंबर पकड़ लो। तो इधर से a + b = समथिंग करके कुछ एक इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा, तो उसको एक नंबर पकड़ लेंगे। क्लियर। सिमिलरली वेरिएंस दे दिया है 10.25, तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी हम लोग को पता है 2² + 4² + 5² + 7² + a² + b² डिवाइडेड बाई 6 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना होता है 6.5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 10.25। इधर से a² + b² इक्वल टू समथिंग निकल जाएगा, उसको 2 नंबर दे दो। तो 1 और 2 को सॉल्व करो, 2 को सॉल्व करने के बाद a का एक वैल्यू आएगा, b का एक वैल्यू आएगा, मतलब आंसर तुम्हारा आ जाएगा, देखना 10 और 11 आ जाएगा। क्लियर। इसमें ज्यादा क्या है, ज्यादा कैलकुलेशन करना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्लियर। 4 नंबर दे दिया है, बाकी 2 नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अभी मैं ऑप्शन भूल गया हूँ, ठीक है ना, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का और एक तरीका मैं बता देता हूँ, जो ऑप्शन दिया रहेगा ना, ठीक है ना, ऑप्शन को मैं अच्छे से, पता नहीं है क्या क्या ऑप्शन आया था, एबीसीडी में क्या दिया था पता नहीं है, जिसका पता है ऑप्शन में उसको ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन नहीं पता है तो इसका ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को भी मेरे को जुगाड़ करना पड़ा, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आया था। तो अभी एबीसीडी ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में कोई भी ऑप्शन सपोज दिया रहेगा, सपोज सोच लो, मान के चलो 11 12 दिया हुआ है, 10 11 दिया हुआ है, 9 10 दिया हुआ है, ऐसे करके मान के चलो, मैं कॉन्फर्म नहीं हूं, तो ए वैल्यू भी पुट करके तुम देख सकते हो, पुट करके देख सकते हो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस ऑप्शन से भी आंसर तुम इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। समझ में आया नहीं आया, तो इसका हिसाब से देखेंगे तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, शायद ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसको थोड़ा नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स का वो सॉल्व कर दोगे वाला क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर से जो ये क्वेश्चन आया है, ए लिटिल बिट हार्ड नहीं बोल सकते, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है, तो इसको हार्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से एक वन काइंड ऑफ एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी देखो देखो, सब तो बहुत आसान जैसा नहीं है जाएगा ना, लड्डू रसगुल्ला तो सब नहीं आएगा, कुछ कुछ, हाँ देखो ये उतना भी टफ नहीं है, थोड़ा जो दिमाग लगाए हो सॉल्व किए हो, ठीक है ना। जैसे देखो, और तुमको फाइंड आउट क्या दिया है, z/w, इधर अच्छे देखो, z/w को दिया है फाइंड आउट करने, समझ में आ गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो देखो z/w इक्वल टू, हम लोगों को एक चीज पता है, ऐसे लिख पाऊंगा मैं, z/w इक्वल टू ऐसे लिख पाऊंगा, मॉड z/w इंटू e⁻⁻ I इंटू आर्गुमेंट ऑफ z/w, ये लिख पाऊंगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। सॉल्यूशन देखो अच्छे, इसको ऐसे लिख पाऊंगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही तो लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे में लिखे। क्लियर। अभी क्या है देखो, मॉड z/w, मॉड z इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड z इंटू मॉड w इक्वल टू 1। क्लियर। तो z/w, तो जो मॉड z है वही तुम्हारा क्या है, मॉड z/, इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा, एंड इसको फिर से ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो इधर से तुमको क्या मिल रहा है, मॉड z/w इक्वल टू कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो इससे हम लोग को क्या पता है, ये 1 हो जाएगा, e⁻I इंटू आर्गुमेंट ऑफ z/w आ जाएगा। अभी आर्गुमेंट ऑफ z/w क्या होता है, देखो आर्गुमेंट ऑफ z/w ये क्या होता है, हम लोग को पता होता है आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w, ये होता है। अभी आर्गुमेंट ऑफ z को अगर z में कन्वर्ट करोगे तो माइनस आता है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w। क्लियर। तो देखो इसको अच्छे से देखो, ये लाइन को अच्छे से देखो, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इक्वल टू कितना होता है 3π/2, तो कितना होगा, a माइनस होगा तो फिर यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3π/2 होगा। क्लियर। तो जो z/w है, a z/w है, तो z/w इक्वल टू क्या हो गया, e⁻, आर्गुमेंट ऑफ z/w का वैल्यू कितना आ गया -3π/2, तो i -i 3π/2 ये आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो cos 3π/2 माइनस आई इंटू साइन 3π/2, तो z/w इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो z/w तुम्हारा कितना आ गया, z/w आ गया आई। क्लियर। कितना तक समझ में आ गया, z/w मेरा कितना आ गया, z/w आ गया आई। क्लियर। अभी मेन फाइंड आउट क्या करने दिया है, फाइंड आउट करने दिया है आर्गुमेंट ऑफ
1 माइनस 2z/w, 2z/w मतलब कितना आ जाएगा, i आ जाएगा 2i डिवाइड बाई 1 प्लस 3i। इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व कैसे करोगे, आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस 2i, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3i देके मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से कितना आएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा तुम्हारा -1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2। ये तुमको फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट -1/2 एंड माइनस आई बाई 2। क्लियर, तो दिखने में कैसा आएगा, इधर अगर सॉल्व करोगे दिखने में कैसा आएगा, आर्गुमेंट -1/2 माइनस आई बाई 2। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, -1/2 -1/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कौन सा आंसर होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -3π/4। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। क्लियर, तो -3π/4 तुम्हारा कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, -3π/4। सॉल्व करके देख लेना। क्लियर, समझ में आया नहीं आया, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा अगर कोशिश करते तो सॉल्व हो जाता। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक टाइप का था। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चंस दिया है, ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइप का नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब सोचना चाहिए, थोड़ा एक ट्रिक है इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखो कैसा टाइप का है, हो सकता है एग्जाम में, एग्जाम हॉल में दिमाग में आया नहीं, हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा, तो इसमें क्या दिया था, रूट्स और अल्फा कॉमा बीटा, मतलब इसको तुम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से लेके चलोगे, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई है, इधर से मैं अल्फा बीटा फाइंड आउट करूंगा, तो एक बहुत एक लंबा कुछ एक चीज तुम करने वाले हो, तो उससे सॉल्यूशन नहीं आएगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट का यही हुआ है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो जब भी क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन में हम लोग रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन गिवन दिया हुआ है तो उसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों को तो पता है, x इक्वल टू माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी रूट 3, मतलब 3^1/2 डिवाइडेड बाई 2i से। ये तुम्हारा, तुम बोलोगे इतना लंबा, इतना बड़ा क्या क्या चीज आ रहा है, तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अप्लाइंग फेयर एंड लवली। क्लियर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, 1/2 हो गया माइनस 4 इंटू ए क्या हो जाएगा 3^1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3^1/2 माइनस 4 इंटू 3^1/2, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अच्छे से देखो, ये क्या हो जाएगा माइनस 3^1/4 प्लस माइनस 3 इंटू 3^1/2, ये हो जाएगा। अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस रूट ओवर ये कितना हो जाएगा माइनस 3^3/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो माइनस 3^1/4 प्लस माइनस आई इंटू ये क्या हो जाएगा, बाहर अगर आएगा तो आई इंटू 3^3/4 डिवाइडेड बाई 2, ये होके बाहर आएगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, इधर से देखो 3^1/4 को तुम कॉमन ले लो, कॉमन लेने से क्या आएगा, देखो -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3i डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक है ओमेगा और एक क्या है ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू क्या है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तब जाके तुम्हारा जो दो रूट आ गया, एक आ गया 3^1/4 इंटू ओमेगा और एक है 3^1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो तुम्हारा रूट हो गया। समझ में आया नहीं आया, तो इधर से तुमको क्या मिलेगा, अल्फा का वैल्यू सपोज मिल गया है, अल्फा तुम पकड़ लो 3^1/4 इंटू ओमेगा। क्लियर, तो अल्फा टू द पावर 96 तुमको फाइंड आउट करना है, अल्फा टू द पावर 96 कितना आ जाएगा 3^24, ओमेगा टू द पावर 96 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा टू द पावर 96 कितना आ जाएगा तुम्हारा, ओमेगा टू द पावर 96 आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, अल्फा टू द पावर 12 कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, अल्फा टू द पावर 12 हो जाएगा 3^3 हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 12 भी कितना आता है 1 आता है। क्लियर, सिमिलरली बीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट करो, सिमिलरली बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, बीटा तुम्हारा कितना आ जाएगा 3^1/4 इंटू डब्ल्यू ओमेगा है, तो बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है 3^1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये है बीटा का वैल्यू।
तो बीटा टू द पावर 96 कितना हो जाएगा, सेम आएगा, 3 टू द पावर 24 ही आएगा, एंड बीटा टू द पावर 12 तुम्हारा कितना आएगा, 3 क्यूब भी आएगा। समझ में आया नहीं आया, तो ऐसे ही आएगा। क्लियर। अभी क्या करना है तुमको, सिर्फ इसमें पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट करो, देखो जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। इसमें वैल्यू पुट करो, जो ही आएगा वही तुम्हारे पास। अल्फा टू द पावर 96 मतलब कितना आ गया, 3 टू द पावर 24। अल्फा क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 1 प्लस सेम 3 टू द पावर 24, 3 क्यूब माइनस 1। क्लियर। 3 टू द पावर 24 इंटू कितना है 26 प्लस 3 टू द पावर 24 इंटू कितना आ रहा है 26, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 24 इंटू 52, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखना कोई ना कोई एक ऑप्शन में रहेगा। क्लियर। ये ऑप्शन में रहेगा, जो ऑप्शन में रहेगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या आएगा 3 टू द पावर 24 इंटू 52। तो ये भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उस हिसाब से जिसको सॉल्व करने का अगर कोई कोशिश किए हो, तब जाके थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज तो क्रिएट होगा, एंड हो सके ऐसे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व भी ना हो। क्लियर। सॉल्व करने का प्रोसेस ऐसा ही है। क्लियर। समझ में आया नहीं आया, क्लियर। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तुमको करना है। क्लियर। कोई स्टूडेंट कर पाए, कोई स्टूडेंट कर नहीं पाए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन में क्या हुआ है, ज्यादा तुम लोगों का टाइम चला गया है, इससे क्या हो गया है, बहुत आसान आसान जो क्वेश्चन दिया था वो तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हो, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को लगा है कि सर क्वेश्चन बहुत लेंदी हुआ है। क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं हुआ है। अगर जो पहले तुम लोग अगर ऐसे करके सॉल्व करते ना, जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर लेते, तब जाके देखना तुम लोग मिनिमम 17 to 18 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते। क्लियर। लेकिन तुम लोग का मेन प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी देखो एग्जाम में उतना दिमाग चलना भी बहुत अच्छा बात है, एक दिमाग चलाना भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अभी उतना दिमाग नहीं चलता है, जब एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है हम लोग का दिमाग भी इधर उधर हो जाता है। क्लियर ना। तो एक प्रॉब्लम हुआ है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग से देख लो, एक बहुत ही लड्डू टाइप का सवाल पूछ दिया है। क्या दिया है, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस बताने के लिए बोला है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये और दिया हुआ है क्यू और नेगेशन ऑफ पी, ऐसा दिया हुआ है। तो अभी देखो ये इजीली सॉल्व कर पाओगे, डी मॉर्गन लॉ लगाओगे, क्योंकि ये नेगेशन दिया हुआ है, नेगेशन को अंदर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी यूनियन, नेगेशन देने से एंड क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ही रहेगा क्यू और नेगेशन ऑफ पी, ये दिया हुआ है। तो इसको देखो, इधर भी नेगेशन ऑफ पी है, इधर भी नेगेशन ऑफ पी है, तो नेगेशन ऑफ पी को कॉमन ले सकते हो, यूनियन क्यू ऐसा दिया हुआ है। क्यू यूनियन क्यू क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। अभी नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, तो ये हम लोगों को पता है पी इंप्लाइज क्यू होता है। क्लियर। पी इंप्लाइज क्यू होता है, तो ये एकदम इजी टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया था, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था इस बार, ठीक है। तो देखो जो 9 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग सॉल्व किए हैं, उनमें से जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड जो क्वेश्चन था, उसमें हम लोग बोल सकते हैं वो 2 क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ईच एंड एवरी स्टूडेंट को सॉल्व तो करना चाहिए था। स्टैट एंड रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन से दिया है जो सबने सॉल्व कर पाओगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो इसको मतलब टफ टॉपिक में माना जाता है, उससे भी आसान क्वेश्चन दिया है। बाइनोमियल से भी थोड़ा बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर दिमाग से सॉल्व करोगे, अच्छे से क्वेश्चंस को देखोगे, तब जाके इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पेपर उतना तो टफ नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। क्लियर। इससे भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स 22 23 करके क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, ठीक है ना। ओके। तो अभी एक क्वेश्चन क्या दिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ a क्यूब b टू द पावर 4 एंड c टू द पावर 5 इन ए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ab प्लस bc प्लस ac होल टू द पावर 6। क्लियर। तो अभी ये मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, इधर मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। बाइनोमियल में तो मल्टीनोमियल थ्योरम मतलब बाइनोमियल रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ गया ना, 3 क्वेश्चन तो आ ही गया बाइनोमियल रिलेटेड शायद, ठीक है। तो देखो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आसान टाइप का क्वेश्चन से दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी शायद तुम लोग सॉल्व किए हो। इसको सॉल्व करने का तरीका कितना है, इसका आंसर कितना होता है 6 फैक्टोरियल, ऊपर वाला 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये तुम्हारा टोटल आंसर होता है। क्लियर। तो अभी देखो p फैक्टोरियल मतलब क्या है, ab होल टू द पावर p इंटू bc होल टू द पावर q
इंटू ए सी होल टू द पावर आर। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक इसके साथ इक्वल होगा ए क्यूब बी टू द पावर 4 इंटू सी टू द पावर 5। क्लियर। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो अगर कोई पावर पावर इक्वल करोगे, ए का पावर में क्या आएगा p प्लस आर, एक किसके साथ सेम होगा 3 के साथ। बी का पावर में क्या आएगा p प्लस क्यू, एक किसके साथ सेम होगा 4 के साथ। सी का पावर में क्या आएगा q प्लस आर, एक किसके साथ सेम होगा 5 के साथ सेम होगा। तो ऐसे करके p q एंड r फाइंड आउट कर लो। p q एंड r क्या करोगे, फाइंड आउट कर लो। समझ में आ रहा है। पी क्यू आर अगर फाइंड आउट कर लोगे तब देख लेना, इधर से पी क्यू आर को फाइंड आउट करना है और इधर पुट कर देना है। इधर से फाइंड आउट करो एंड इधर पुट करो तो क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, पी का वैल्यू क्या आएगा, देखो दोनों को माइनस करके पी का वैल्यू अगर 1 आया, आर का वैल्यू 2, हाँ यही आएगा, पी का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2 एंड क्यू का वैल्यू 3। देखो ये आ रहा है या नहीं, देखो पी इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ जा रहा है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 आ जा रहा है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ जा रहा है। हाँ तो ये आएगा तुम्हारा 1 2 3 आ जाएगा। तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखना 60 आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं था। क्लियर, ठीक है ना, ओके। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्यों दिया है मेरे को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस तो इनवर्टिबल फंक्शन देके जो दिया है, फंक्शन कोई कोई स्टूडेंट क्लास 11 में सॉल्व कर लेता है एंड कोई कोई 12 में भी करता है, तो इसको मैं एज अ 11 का हिसाब से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एज अ इनवर्टिबल फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज डिफाइंड एट, तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्लियर ना, कुछ है ही नहीं। क्यों कुछ नहीं है, देखो अच्छे से क्या दिया हुआ है, एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, ये क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, जी इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स इधर आएगा, जो एफ का इधर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 2। क्लियर, अभी एफ एक्स का सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x माइनस 2, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा, एक्स की जगह में एक्स माइनस 2 पुट करना है, तो जी इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, जी इनवर्स एक्स तुम्हारा आ जाएगा 3x माइनस 8, ये आ जाएगा तुम्हारा जी इनवर्स एक्स। अरे तुमको फाइंड आउट करना है जी एक्स, तो इससे जी एक्स तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अरे इससे जी एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, आसानी से क्या करोगे, इसको y पकड़ लोगे तो y इक्वल टू 3x माइनस 8, क्योंकि इनवर्स का इनवर्स करना है, तो y इक्वल टू 3x माइनस 8, तो कितना आ जाएगा y प्लस 8 इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा y प्लस 8/3। क्लियर, तो इधर से gx तुमको क्या मिल जाएगा, gx तुमको मिल जाएगा y की जगह में x पुट कर देना है, तो देखो x प्लस 8/3 कहां पर ऑप्शन है, x प्लस 3, तो कोई एक हमारा x प्लस 8/3 होगा, ये ऑप्शन जो है x प्लस 8/3 होगा। ठीक है ना, गलत लिख दिया मैं, क्योंकि दो ऑप्शन सेम लिख दिया था, तो एक आंसर कितना आ जाएगा x प्लस 8/3, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो। समझ में आया नहीं आया, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये मतलब समझ में आया कैसा टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, एकदम आसान टाइप का क्वेश्चन भी तुमको पूछा है। क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जितना भी क्वेश्चंस था, कुल मिला के मेरे पास 25 या 26 क्वेश्चन मिला है शिफ्ट 1 का। ठीक है, शिफ्ट 2 का भी आया है क्वेश्चन मिला है, तो अभी शिफ्ट 2 भी सॉल्व करेंगे। अभी शिफ्ट 1 का जितना क्वेश्चन था उसमें 11 क्वेश्चन था जो क्लास 11 रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, अभी उनमें से सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी है जो हम लोग क्लास 11 में सीखते हैं, लेकिन मैं स्पेशली उसको 12 में ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं उसको एज अ क्लास 12 का पार्ट हिसाब से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी बहुत इजी एक सवाल पूछा है, एंड तुम लोगों का प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, इससे भी बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन दिया है। मैं तो बार बार बता रहा हूँ, इस बार का जो पेपर आया है उतना मॉडरेट टाइप का पेपर बना है, एंड कोई भी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन सही से चूज कर रहे हो तो 17-18 क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, जिसका एग्जाम उतना सही नहीं गया है जितना सोचे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 3rd अटेम्प्ट हुआ है, 4th अटेम्प्ट भी अभी भी बाकी हुआ है, मतलब बचा है 4th अटेम्प्ट, तो उसमें अच्छे से प्रिपेयर करो एंड फाड़ देना। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उस लेक्चर में हम लोग शिफ्ट 1 का बाकी 12 रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए बाय।